नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास कार्यक्रम बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल के मार्केट में आपको कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं और साथ ही बताते हैं लंबे समय का निवेश। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी, और साथ ही मेरी पूरी टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबर, अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा मार्केट का हाल, संदीप से जानेंगे किशोर बियानी का क्या है फ्यूचर प्लान, और पूजा से जानेंगे एविएशन शेयरों पर दबाव क्यों दिखा। कुशल बताएंगे टेलीकॉम सेक्टर में अब ब्रॉडबैंड वार क्या है। आशीष बताएंगे डिक्सन टेक के शेयर में मजबूती की वजह आखिर है क्या। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन शेयर मार्केट के लिहाज से कैसा रहा है। तो बाजार की बात करें तो बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिर में दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 60 अंकों की बढ़त के साथ 38,400 के ऊपर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 21 अंक बढ़कर 11,350 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी और आईटी इंडाइसेस हरे निशान में रहे, ऑटो, बैंक, एनर्जी और इंफ्रा लाल निशान में बंद हुए। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब करीब 7 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब करीब करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रहा, आज के कारोबार को आप किस तरह से देख रहे हैं? हफ्ते के पहले दिन बाजार ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को जबरदस्त कंफ्यूज किया। हरे निशान में खुलते ही तेजी से फिसले और दिन का लो पहले 2-3 मिनटों में ही बाजार ने बना दिया, और उसके बाद आई शानदार रिकवरी। उस रिकवरी के बाद लगातार उतार चढ़ाव के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखे, और असली मजा आया आखिरी 1 घंटे में। 2:30 बजे के आसपास बाजारों में तेज बिकवाली आई, दिन के लोएस्ट लेवल के करीब बाजार पहुंचते हुए दिखे, स्पेशली बैंक निफ्टी पर। और 3:30 बजे जब बंद हुए तो दिन के हाई पॉइंट की तरफ वापस लौट पड़े, स्पेशली निफ्टी पर। तो पूरी तरह से हर आधे घंटे में बाजार ऊपर और नीचे होता हुआ दिखा। रेंज भली छोटी रही हो, लेकिन ट्रेडर्स अंदाजा लगाने में पूरी तरह से विफल रहे कि बाजार करना क्या चाहता है। एक तरफ जहां चीन के साथ तनाव को लेकर बाजार सतर्क है, डरा हुआ नहीं है लेकिन सतर्क है, वहीं आज अमेरिका में छुट्टी है, इसलिए बाजार को कोई बहुत ज़्यादा वहां से संकेत नहीं मिलने वाले। एफआईएस की तरफ से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की वजह से थोड़ा सा तेजी सस्टेन होती नहीं दिख रही, लेकिन निचले स्तरों से लगातार ट्रेंड मजबूत होने की वजह से खरीदारी भी। तो आप देखिए ना, संकेत दोनों तरफ के हैं, तेजी के भी मजबूती के भी, और बाजार इसीलिए लगातार वोलेटाइल होता हुआ दिखा है। फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो भी कंफ्यूजन वाली, क्योंकि 21 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए 66 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, और सेंसेक्स मुश्किल से 60 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो क्लोजिंग बेसिस पर भी आप देखेंगे तो डायरेक्शन साफ नहीं है। उम्मीद करते हैं कल कुछ और क्लैरिटी आती हुई दिखे, डेटा और साफ दिखे। बेहद अहम लेवल के आसपास बंद हुए हैं बाजार, 11,350 के आसपास निफ्टी पर, और 23,000 से थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। तो ऐसा लग रहा है रस्साकशी वाला मामला है। तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही तरह के ट्रेडर्स ताकत आजमाइश कर रहे हैं। कन्विक्शन वाले ट्रेड कम में, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स में भरोसा कम है, और बाजार की जो इंट्राडे में स्विंग हो रही है ऊपर नीचे, वो थोड़ा सा लोगों को और ज़्यादा सावधान कर रही है। तो कुल मिलाकर वोलेटिलिटी बढ़ने के जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं, उससे वॉल्यूम्स कम है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में वॉल्यूम और भी कम है, और वायदा कारोबार में भी वेट एंड वॉच वाला मूड ज़्यादा नजर आ रहा है। तो आज के मार्केट पर आपने एक सटीक एनालिसिस आपने सुना, लेकिन अब सवाल यह है कि आज के बाजार में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर हलचल दिखी है और किन खबरों के दम पर दिखी है, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए देवांशी।
बाजार में आज काफी छोटे दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा था और आप देखिए आज वायदा बाजार के गेनर्स की बात करें तो भारतीय इंफ्राटेल यहाँ पे हल्की सी खरीदारी जरूर आती हुई दिखी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लॉन्ग्स बनते हुए दिखे। एसीसी में आज फ्रेश लॉन्ग्स होते हुए दिखे, TCS में आज अच्छी पोजीशंस बनती हुई दिखी और एशियन पेंट्स में भी आप देखिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिखी है। वहीं अगर वायदा बाजार के लूजर्स की बात करें तो आज मनप्पुरम फाइनेंस, ओवरऑल आप देखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंक्स, निजी बैंक, सरकारी बैंक से सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा और कई ऐसे फाइनेंशियल स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश शॉर्ट्स भी बनते हुए दिखे, यानी कि मंदी की पोजीशन बनती हुई दिखी। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स बनते हुए दिखे, NTPC, RBL बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज की ट्रेडिंग सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। वहीं अगर सेक्टर्स की बात करें तो FMCG स्टॉक्स थे जहां पे आज के दिन में अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। HUL, ITC, डाबर, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आधे % से लेकर 1.5% तक की तेजी हमने देखी है और वहीं IT स्टॉक्स को हल्का सा सहारा मिलता हुआ दिखा है। अब देखिए TCS में अच्छी खरीदारी थी, HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आधे % से लेकर 1% तक की मजबूती देखने मिली और वहीं आप देखिए फाइनेंशियल्स आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। बजाज होल्डिंग्स यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली है। बंधन बैंक, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे 2% से लेकर 2.5% तक की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा और वहीं एविएशन स्टॉक्स पर आज काफी प्रेशर के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। कई खबरें थी इनके लिए कि आप देखिए जितना भी लॉकडाउन पीरियड था उनमें जितनी भी टिकट्स बुक हुई है और उड़ान नहीं भरी है तो इनके जो पैसे हैं उनको रिफंड करने होंगे और इसी के चलते आज हमने प्रेशर देखा। इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट दोनों ही लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और इसके अलावा आज जी बिजनेस की जो हिट कॉल्स है इसकी लिस्ट पर नजर कीजिए। ब्लू डार्ट आपको सुबह ही राजेश पालिया जी ने रेकमेंड किया था और यहाँ पे करीब 13% से ज्यादा की तेजी आती हुई दिखी। एशियन पेंट्स आपको सुबह ही बंसल जी और साथ ही सचिन जी ने रेकमेंड किया था, यहाँ पे अच्छे गेन्स आते हुए दिखे कमजोर बाजार में और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस आपको सुबह अनिल जी ने गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा था, बिकवाली की राय दी थी और यहाँ पे भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। ITC आज हसीन साहब की रिकमेंडेशन थी और यहाँ पे भी हल्के से गेन्स आते हुए दिखे। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज जी बिजनेस का आपको रेकमेंड किए थे और अच्छी कमाई आपकी होती हुई दिखी। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो आज छोटे दायरों में ही बाजार में कारोबार होता हुआ दिखा था। तो ये आपने सुना कि अलग अलग सेक्टर में आज किस तरह का एक्शन दिखा है, लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और आज हमारे साथ हैं चर्चा के लिए ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के मार्केट को देखते हुए आपका अंदाजा कल के बाजार का क्या है और कल के मार्केट में कल के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी, मेरा अच्छा, हम दोबारा जी आशीष जी बताएं सर। तो बाजार मेरा मानना है कि एक रेंज में ही ट्रेड करने की उम्मीद है मुझे और जहां तक स्टॉक की बात है तो मैं इन्फोसिस को बाय करना चाहूंगा कल की ट्रेडिंग के लिए। मेरा मानना है कि जो हैप्पीएस्ट माइंड के IPO को जो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो उसके बाद IT सेक्टर ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव अप ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो इन्फोसिस को कल के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। जी, और सर अगर इस मार्केट में पोजिशनल ट्रेड लेना हो तब कहां पर लेना चाहिए? जी, पोजिशनल ट्रेड के जहां तक बात करें तो मैं अभी भी फार्मा सेक्टर में काफी बुलिश हूँ। मेरे सलाह रहेगी डॉक्टर रेड्डी को बाय करें इस लेवल पर। ऑलरेडी स्टॉक्स में, फार्मा स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन होने के बाद आज हमने डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा। पिछले लास्ट 1 महीने में उन्होंने करीब 2 जेनेरिक ड्रग्स भी US में लॉन्च किया है और जो Q1 के नतीजे थे ऐसा उम्मीद की जा रही है कि Q2 में भी वो नतीजे वो कंपनी रिपीट करेगी। तो एक बेहतरीन पिक है इस लेवल पे डॉक्टर रेड्डी। इसको अगले 7 दिन के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है ऐसे करीब 100 रुपए की अपसाइड डॉक्टर रेड्डी में बिल्कुल मिल सकती है। जी, तो ये 2 ट्रेड आपके लिए कि इंट्राडे में आप कहां पर ट्रेड ले सकते हैं और पोजिशनली आपको कहां पर ट्रेड लेना चाहिए, ये 2 ट्रेड आपको अभी आशीष जी ने बताए हैं। आगे हम लॉन्ग टर्म का भी जानेंगे, ऑप्शन का ट्रेड भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। फ्यूचर ग्रुप और इसके प्रोमोटर किशोर बियानी सुर्खियों में है। रिटेल कारोबार बेचने के बाद किशोर बियानी का क्या है फ्यूचर प्लान, ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए संदीप। देखिए, है तो ये फ्यूचर ग्रुप की कंपनी, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर फोकस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो रिलायंस
रिटेल का फ्यूचर ग्रुप के साथ करार हुआ था, उस डील के तहत ये कंपनी कवर नहीं होती है। जो फ्यूचर ग्रुप है वो 15 साल तक रिटेल ग्रुप में निवेश नहीं कर सकता है, लेकिन ये कंपनी अगर आप देखें तो रिटेल ग्रुप का आपको हिस्सा नहीं नजर आएगी। तो उस लिहाज से अब बयानी साहब का जो पूरा फोकस है शायद इसी होम रिटेल कारोबार के ऊपर ही बढ़ता हुआ दिख सकता है, जिस वजह से आप देखिए स्टॉक में जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख सकता है। वैसे भी आप देखें रिलायंस की इस कारोबार में एंट्री नहीं है, पोजिशनिंग नहीं है, तो उस लिहाज से इस कंपनी के ऊपर अब पूरा जो दारोमदार है, जो फोकस है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। आपको बता दें कंपनी है क्या, दरअसल होम टाउन के नाम से इनके स्टोर्स हैं। फर्नीचर और फर्निशिंग के ऊपर इनका फोकस है। 28 शहरों में करीब 49 स्टोर्स हैं। 9 लाख स्क्वायर फीट का इनके पास रिटेल स्पेस है। और मार्च 2020 की अगर आप बात करें 700 करोड़ रुपए की बिक्री उन्होंने रिपोर्ट करी थी और महज 113 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी काफी लुक्रेटिव नजर आती है। आप वैसे भी फर्नीचर मार्केट देखें, इंडिया में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट साइज है। 15% ऑर्गेनाइज स्पेस है और वहां पे ग्रोथ अगर आप देखें सालाना करीब 15 से 17% के आसपास की आती है। और ट्रिगर्स भी काफी ज्यादा है, जिस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, ई कॉमर्स स्पेस में हम देख रहे हैं सालाना करीब 46% के आसपास की बढ़त है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है, ट्रिगर्स हैं, उसकी ओर इशारा करती हुई दिख रही है। और वैसे भी बयानी साहब का पूरा फोकस इस पे अब रहेगा फ्यूचर रिटेल की जो डील हुई है उसके बाद में। इसीलिए आप देखिए पूरा रिटेल स्पेस, आप फ्यूचर ग्रुप देखिए तो आपको कमजोर नजर आएगा, लेकिन ये स्टॉक मजबूत है। आज भी 5% का ओपी सर्किट था। और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ वीके शर्मा जी हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कल के कारोबार में ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। 2 स्टॉक लेकर आया हूँ ट्रेड के लिए और ये दोनों ऑप्शन ये जस्ट ऐसे कोइंसिडेंटली दोनों का ए से नाम शुरू होता है। पहला अडानी एंटरप्राइज, जो शेयर कहीं गया नहीं था, सिर्फ वहीं पे ही सपाट बैठा था। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टॉक कई दिन से साइडवेज चला है, शायद आने वाले 3-4 दिनों के अंदर ये थोड़ी तेजी दिखा सकता है। तो अगले 3-4 दिन के लिए आप ये ले सकते हैं कॉल ऑप्शन। 285 रुपए पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पे मैं 300 की कॉल सजेस्ट कर रहा हूँ 12 रुपए पे लेने के लिए। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए और टारगेट है 18 रुपए का। एक्सिस बैंक 459 रुपए पे क्लोज हुआ और यहाँ पे बढ़त 0.7% की ही थी। तो आप 460 का कॉल ले सकते हैं 22 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए का और टारगेट रहेगा 30 रुपए। ध्यान रखिए 3 या 4 दिन से ज्यादा इसको कैरी न करें और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको प्राइस के साथ साथ आगे बढ़ाते जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। जी बहुत शुक्रिया सर आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कल के कारोबार में आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। सर आज के कारोबार को देखते हुए कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे कल? जब कल सुबह हम कारोबार की शुरुआत करेंगे तो 2 अहम ट्रिगर्स होंगे हमारे सामने। पहला तो ये कि चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उस पर अगर किसी तरह के डेवलपमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं तो वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। उसके बाद दूसरी बात जिस पर हमें फोकस करना है वो है एफआईज के डेटा। अब तक थोड़े से कमजोरी के संकेत दे रहे हैं, लेकिन आज के सेशन को देखकर ऐसा लगता है कि शायद आज बहुत बिकवाली ना हुई हो, लेकिन देखेंगे कि कल एफआईज के डेटा किस तरह के नजर आते हैं। तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स होंगे। तीसरा ट्रिगर डाउ फ्यूचर से थोड़ा मिलेगा, लेकिन चूंकि अमेरिकी बाजारों में आज छुट्टी है और अमेरिकी बाजार बंद है तो हल्के फुल्के ट्रिगर्स डाउ फ्यूचर से मिलने की संभावना आपको दिखती है। तो ये 3 चीजें कल के लिए बेहद अहम होगी। अब आइए जो बाजार के लिए रेंज है 11,175 11,250 निफ्टी पर कल सपोर्ट जोन के तौर पर रहेगा और ये मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाला है नहीं। 11,375 से 11,475 ये ऊपरी रेंज है। चलिए 11,375 तो आज हमने छू लिया, तो 11,425 से 11,475 ये अगली रेंज है निफ्टी पर ऊपर की तरफ, जहां पर हल्की रुकावट है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है लेवल बेहद साफ है, 22,450 22,650 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है और 23,100 के पार निकलकर टिके तो फिर 23,400 23,600 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज है, जहां पर रुकावट आपके लिए आती हुई दिखेगी। तो ये रेंज बेहद साफ दिख रही है। वोलेटाइल है मार्केट, डायरेक्शन की तलाश में है, बहुत ज़्यादा भरोसा दोनों ही तरह के ट्रेडर्स को है नहीं। तो देखते हैं कल का सेशन किस तरह का होता है, लेकिन फिलहाल इन लेवल्स पर फोकस करिए।
कॉन्ट्रा कॉल लेने वाला मार्केट है, जो कि आसान काम है नहीं। ट्रेडर्स के लिए बेहतर यह है कि ओवरनाइट पोजीशन कम रखें किसी भी तरह की तेजी या मंदी की, क्योंकि गैप से ऊपर नीचे खुलने के आसार बन रहे हैं और दिन के दौरान भी उतार चढ़ाव ज्यादा। तो छोटे छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करें, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे तो ही पैसा बन पाएगा। ट्रेंड के साथ रहकर पैसा बनना इस मार्केट में थोड़ा सा है मुश्किल। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आशीष जी, एक सवाल आपसे मेरा ये कि लंबे समय के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, निवेश करना चाह रहा है इस मार्केट में, तो उनको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जी, यहाँ पे भी मैं फार्मा सेक्टर के साथ में रहूंगा और यहाँ पे मैंने जो कंपनी आइडेंटिफाई की है वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। स्टॉक ने आज भी 52 अरब का उच्चतम स्तर छुआ है, पर मेरा मानना है कि यहाँ से 50 रुपए की अपसाइड बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म में और 50% की अपसाइड अगले एक साल में यहाँ मिलेगी। अगेन रीजन ये है कि कंपनी ने जो धीरे धीरे अपना जो फोकस शिफ्ट किया है वो इंडियन मार्केट से हटा के यूएस मार्केट की तरफ कर लिया है। तो अगले 2 साल में आप देखेंगे कि उनका जो 2/3 जो रेवेन्यू है वो यूएस मार्केट से आएगा और यूएस मार्केट में जो मार्जिन थे वो काफी अच्छे हैं। तो मेरा मानना है कि मिनी ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनी है जो यूएस से डोमिनेटेड रहेगा आगे भी। लास्ट Q1 के रिजल्ट भी काफी अच्छे थे, करीब 24% का टॉप लाइन बढ़ा, 34% की बॉटम लाइन बढ़ा। तो ये मेरा मानना ट्रेंड जारी रहेगा, तो बिल्कुल इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लंबे समय का निवेश आपके लिए। लेकिन अब आपको चलते चलते बताते हैं ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर साहब जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? नमस्ते मृत्युंजय जी, मैंने एक्चुअली 2 स्टॉक चुने हैं। उसमें से पहला है रिलायंस। रिलायंस का 2100 का कॉल खरीदारी करने की सलाह है। आज का क्लोज करीबन 76 है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपए का और मेरा लक्ष्य रहेगा 105 का। और मृत्युंजय जी, मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो मनप्पुरम फाइनेंस में है। वो यहाँ पे मैं 145 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। इसका आज का क्लोज करीबन 60 रुपया 60 पैसा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4.5 रुपए का और मेरा लक्ष्य रहेगा 11 रुपए का। ओके, बहुत शुक्रिया आशीष केलकर जी आपका, आशीष माहेश्वरी जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा और कल का बाजार कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।